हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो जो भी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा या CUET PG में प्रतिभाग करने वाले हैं वो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो लगभग सभी कोर्सेज में कॉमन है। कुछ न कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर आपके कोर्स में पूछे जाएंगे, तो ये सभी कोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वह सिंपल PG आप करने जा रहे हो, चाहे वह आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो कोई भी, तो उसमें जो है कि ये पूछा ही जाना है। तो आप सभी लोग जो है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट हमेशा से रही है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। बाकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है खासतौर पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लोग, तो वो उसमें जो है कि 10-12 वीडियोज़ जो है कि हैं, लगभग 10 वीडियोज़ हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आपके कंपलसरी पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट है और वो उसकी जो वीडियोज़ हैं एटलीस्ट उसको आप देख कर जाइएगा फॉर योर कंपलसरी पेपर। ठीक है, और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए भी एक दो वीडियोस जो है कि अपलोड कर दी जाएंगे चैनल पर। ठीक है, तो आज या कल में जो है कि वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी वास्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लाने का प्रयास किया जाएगा चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस पूछा गया है। तो रेड क्वार्टर बोल रहा हूँ मैं। तो रेड क्रॉस का जो है कि मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है वो है जिनीवा में है। जिनीवा जो है कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में या स्विट्जरलैंड में ही अगर हम बात करें तो कई सारे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके जो है कि हेडक्वार्टर से स्थित है। तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। बाकी जिनको पता है वो कमेंट में कमेंट कर दें, ताकि और भी लोग कमेंट देखकर ही चाहे तो सीख लेंगे। ठीक है, जिनको याद हो। बाकी बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा जो है कि गुरुमुखी लिपि में जो है कि लिखी जाती है। बाकी अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर M विश्वेश्वरैया। और इनकी अगर हम बात करें तो ये एक महान अभियंता यानी कि इंजीनियर थे और राजनयिक भी थे। इन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं एक बार जिनका चयन हो जाता है उनका जो है कि कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका किया जाता है, यानी कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्यसभा के MP का जो इलेक्शन होता है उसमें हम जो है कि एज एन इंडिविजुअल जो सिटीजन्स होते हैं जनरली वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इनका कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष का होता है। ये सदन अगर बात करें राज्यसभा का कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो बढ़ते एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहा जाता है। तो स्टेपी क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वो किस तरह का घर बनाते हैं, एक तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो उनका जो घर होता है उसको हम यूर्त कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों जगह यूर्त ही कहा जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कहिए, एक तरीके से एक सर्कुलर टेंट टाइप का होता है। तो उस तरह का घर है, एक टेम्परेरी टाइप का घर होता है। उसी तरह यूर्त में लोग रहते हैं, ये आपको याद रखना है। स्टेपी क्षेत्र के लोग यूर्त में रहा करते हैं। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यह जो है कि अगर हम बात करें जो इंद्रधनुष का मिशन था ये किस लिए था, पहले ये पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य ये था कि 2 साल के जो सभी बच्चे होते हैं उनको जो है कि और वह जो सभी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन होता है, यानी कि कई सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में हो जाती हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हो सकती हैं। तो उनके लिए प्रॉपर जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है और जो प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है कि उपलब्ध कराने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। और ये जो लॉन्च हुआ था वह जो है कि अगर एग्जैक्टली बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ऑप्शन जो है कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
उस समय मोदी सरकार जो है कि आ गई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, और उनके द्वारा ही ये स्पॉन्सर्ड जो है कि एक तरीके से कहा जाए तो स्कीम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस मौद्रिक व्यवस्था को हम स्वर्ण मान कहते हैं। ऑप्शन ए जो है कि सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो एसएसबी का जो गठन किया गया है बेसिकली वह 1963 में किया गया। वर्ष 1962 में आपको पता होगा कि चीन युद्ध के बाद जो है कि स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए जो है कि सशस्त्र सीमा बल का जो है कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो है कि इसका गठन किया गया। और भारत नेपाल सीमा की निगरानी भी यह जो है कि सशस्त्र सीमा बल जो है कि के लोग जो जवान हैं वो करते हैं, एसएसबी करता है। तो ऑप्शन जो है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन जो है कि यहाँ पर, क्योंकि 62 नहीं दिया है, यहाँ पर 63 है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है ये पूछ लिया गया है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स द्वारा जो कार्य संभव हो सकता है वह जो है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अतः यहाँ पर जो है कि सारे जो ऑप्शन हैं जो दिए गए हैं, यानी कि ए, बी और सी जो दिया गया है वो गलत है। उपरोक्त में से कोई भी जो नहीं है यही आंसर आपका सही होगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह के भी ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। तो बात करें तो सर जॉन सोरे जो थे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर जॉन सोरे के समय में ऐसा हुआ था, यानी कि सन 1793 से 1798 के मध्य गवर्नर जनरल रहे सर जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इन्हीं के समय ब्रिटिश संसद ने 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी पारित किया था। चार्टर एक्ट क्या था? 20-20 साल के लिए ये आता था, और इसमें बेसिकली कंपनी के लिए नियम कानून बताए जाते थे कि कंपनी को किस तरह से भारत में कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि भारत तो वो तो कंपनी थी, लेकिन भारत के लोग क्या थे कि कंपनी ने ही राज करना शुरू कर दिया। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? तो ये बेसिकली ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस बार ये जो लेटेस्ट जो अभ्यास हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2021 में जो हुआ था वह जो है कि बेसिकली फिलीपींस के साथ हुआ था। ऑप्शन सी सही है, तो इसको याद करने की विशेष ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो यह ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, मद्रास अधिवेशन 1914, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और दिल्ली अधिवेशन 1918 की बात की गई है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने 19 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? जैसा कि आपको पता है कि नॉमिनल हेड जो है कि हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, हालांकि सबसे अधिक पावर जो होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। तो जो 14वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74 के तहत की यह जो है कि बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो प्रयागराज से ही ये जुड़े हुए हैं, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है कि ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में की गई थी। मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात कर लें, एक और पॉइंट याद आ रहा है मुझे, तो इनको जो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में जो है कि जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होते हैं जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर जो है कि मोदी जी ने हमारे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और 29 अगस्त को जो है कि इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हमेशा जो है कि
स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। बाकी जो 16वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो है कि 1921 में जो है कि शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर की अगर हम बात करें तो 1914 में शायद जो है कि इनको सबसे पहला जो है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला है तो वो जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला है। 1914 में शायद मिला है गीतांजलि के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो जैसे बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, तो हुमायूं के साथ कई सारे युद्ध शेरशाह सूरी ने लड़े, लेकिन जो बिलग्राम का युद्ध है या इसको हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ऑप्शन जो है कि ए जो दिख रहा है, इसके बाद जो है कि सूर साम्राज्य का जो है कि स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हुमायूं को जो है कि हराया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हुमायूं को हराकर ही जो है कि इसने स्थापना की थी सूर्य साम्राज्य की। यहाँ पर जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लगाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PIL के बारे में देखिए पूछ लिया गया है। तो देश के 17वें न्यायाधीश जो PN भगवती जी थे, उनके द्वारा जो है कि PIL की व्यवस्था लाई गई थी। यहीं से भारत में न्यायिक सक्रियता के शुरुआत का युग माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम था एक तरीके से बात की जाए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो PN भगवती जी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और इन्हीं के द्वारा जो है कि यह प्रयास किया गया कि PIL यानी कि लोकहित के जो मामले होते हैं जिसमें कॉमन मासेस अफेक्टेड होते हैं, उसको लेकर एक जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है और उसको लेकर जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि सुनवाई करेगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन आंसर डी है, ऑप्शन डी जो है कि वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो पीपुल्स डेली जो है कि बीजिंग यानी कि चीन के बीजिंग से जो है कि प्रकाशित होने वाला एक काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ा जो है कि दैनिक समाचार पत्र है। यह चीन का एक सरकारी अखबार है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये प्रथम जो है कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फिर सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद जो है कि इनका बर्थडे जो 5 सितंबर को पड़ता है, उस दिन हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये जो है कि पहले मुस्लिम जो है कि राष्ट्रपति हुए भारत के। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो प्रकाश पादुकोण जो है कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं की पुत्री हैं दीपिका पादुकोण, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आसियान की स्थापना की बात की गई है, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। 8 अगस्त 1967, ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1967 आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको जो है कि विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा या रेगुर सॉइल भी हम इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सॉइल बेसिकली खासियत क्या है कि इसका जो है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है, यानी कि पानी जल्दी से नीचे नहीं जाता है, परकुलेट नहीं होता है। तो इस कारण जो है कि कपास की खेती के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और भी कई जो तत्व हैं उसमें यह काफ़ी रिच होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? ठीक है, ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। तो भरतनाट्यम में अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम में जो है कि प्रसिद्ध जो है कि अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है कि काफ़ी ज़्यादा पारंगत हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? बेसिकली ट्रेन टू पाकिस्तान, बुरियल को बेरियल भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, इसलिए जो है कि आप समझ सकते हैं, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा, जो कॉमन कंपलसरी सेक्शन होगा, वो दोनों भाषाओं में मिलेगा, ठीक है। हिंदी के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न जो है कि दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन जो है कि खुशवंत सिंह जी हैं। ऑप्शन कहाँ पर हैं? डी में हैं। तो ऑप्शन डी जो है कि खुशवंत सिंह यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 1974 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो ये प्रश्न देखिए क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो शायद ही पूछा जाए, तो ऑप्शन हम फिर भी जान लेते हैं क्या है। असम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है या अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? वह है जो है कि ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा के द्वारा ऐसा किया गया है। कोविड-19 महामारी के बाद उड़ीसा ने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता लाते हुए ये निर्णय लिया है, तो ये भी आपको याद रखना। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? सुजलाम, ये बेसिकली करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हैं, तो ये संभावना कम है कि 2021 की चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, हालांकि पूछी जा सकती हैं, कोई भरोसा नहीं किया सकता। जल शक्ति मंत्रालय जो है कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जल शक्ति मंत्रालय। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या कौन सी है? तो भारत दुर्दशा की हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो कुलदीप नैयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बुक्स लिखी है इन्होंने हालांकि, लेकिन इनकी जो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक है ये जो है कि ऑप्शन में हमको दिख रही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको इन्होंने लिखा है। ये भारत के प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार थे। इन्हें वर्ष 2019 में मरणोपरांत पद्म भूषण से विभूषित भी किया गया है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो भारत में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि जो एसटी कमीशन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है, तो जो एसटी कमीशन है, नेशनल एसटी कमीशन, उसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो पहली बार जो परमाणु संयंत्र था वह जो है कि 1964 में जो है कि अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था, और यह महाराष्ट्र के तारापुर में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, कैड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सिंपली अगर आप समझे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार की हम बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में किसी लेखक के योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। 1992 में शुरू हुए इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1992 से दिया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? ठीक है, गांधी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने केवल दूसरे में भाग लिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें और ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जो थे इन्होंने जो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक थे टीबी सप्रू भी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने भी तीनों में भाग लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और गांधी का मैंने बता दिया कि केवल 2 गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था, और सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ही जो है कि जो विंस्टन चर्चिल उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही जो कि गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। ठीक है, उसी दौरान जो है कि अर्धनग्न फ़कीर कह के इनको संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है या आर्टिकल मैच करने के लिए दे दिया गया है आपसे? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा की बात अनुच्छेद 351 में नहीं की गई है। बाकी अन्य सभी विकल्प जो है कि सही सुमेलित हैं। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो आईडीबीआई जो बैंक है वह जो है कि उद्योगों की सहायता के लिए बना था, और इसका स्थापना अगर बात करें तो 1964 में किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना, आईडीबीआई आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न एक तरीके से कहा जाए तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये जो है कि विभाजन करती है उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन का जो पठार है उसका। ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये बताया जा चुका है, बैरन द्वीप जो है कि भारत का एकमात्र, बैरन आइलैंड इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है?
टीका का मतलब होता है कमेंट्री, ठीक है। ऑप्शन जो है कि यहाँ पर जो है कि 40वां प्रश्न यही पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो यह जो है कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एकनाथ जो हैं प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने जो है कि इस रामायण के ऊपर टीका लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया, किस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसा पूछना चाह रहे थे। तो ओ चंद्रशेखरन की बात करें तो फुटबॉल खेल में किया था, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी ओ चंद्रशेखरन का निधन अगस्त 2021 में हो गया। इनका संबंध फुटबॉल से था। इन्होंने 1960 से 1964 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस बार दूसरा पूछा जाएगा, ये तो पूछा नहीं जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। स्मॉग क्या होता है, बेसिकली फॉग और स्मोक जब मिल जाते हैं तो स्मॉग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है और इसी का एक जो है कि विकसित रूप है फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। ये काफ़ी हानिकारक होता है, दोनों ही हानिकारक हैं हालांकि। तो जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह की पोल्यूशन की समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं। तो जो भारत का नेशनल कैपिटल है यानी कि राजधानी दिल्ली में जो है कि इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली में जो है कि स्मोक टावर लगाए गए हैं, ITO के पास जो है कि ये लगाया गया है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब, ये कब नहीं ले सकता है, जब भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यता अगर ली है भारतीय प्रधानमंत्री ने तो वह जो है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की बात की जा रही है, ठीक है। तो उड़ीसा की चिल्का लेक जो है सबसे बड़ी जो है कि खारे पानी की झील है। ये सबसे बड़ी लगून झील भी है अगर बात की जाए तो, ये भी आपको याद रखना। लगून झील क्या होती है, वो झील जिसका एक हिस्सा या एक पार्ट या एक हिस्सा ही कहेंगे, वह जो है कि समुद्र से टच करता हो तो उसको हम लगून झील कह देते हैं, ठीक है, या लगून कह देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है। ये देखिए 0 माइल सेंटर जो कहा गया है यानी कि सेंट्रल लोकेशन पे कौन सा शहर आएगा, ठीक है। यह एक IAS में पूछा गया प्रश्न है, IAS का रिजेक्टेड प्रश्न एक तरीके से कहा जा सकता है। तो यह जो है कि ऑप्शन ए जो है कि इसका सही उत्तर है, नागपुर माना जाता है। बेसिकली क्या है, IAS का ये प्रश्न है, UPSC CSE प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी पहले पूछा गया है लेकिन ये पूछा गया है, या UPSC का है या किसी स्टेट PCS का है, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया तो इस विभाजन के बाद नागपुर को पूरे देश का केंद्र माना गया था, इसलिए यहाँ पर 0 मील सेंटर के एक पत्थर को भी रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, 0 माइल सेंटर अगर कहा जाए तो नागपुर है, ठीक है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंडित नेहरू ने जो है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो है कि नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है कि सही उत्तर है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन और कला संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। यह नागा लोगों के सांस्कृतिक विकास हेतु मनाया जाता है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वह किससे बना होता है, तो वह सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सिलिकॉन वैली जो है कि बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कहा जाए या सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाए तो बेंगलुरु में है भारत में। अगर बात की जाए बाकी वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो कैलिफोर्निया है। ऑप्शन जो है कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है कि सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सिलिकॉन बेस्ड चिप्स पे ही बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। यक्षगान जो है कि कर्नाटक राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आंध्र का जो है कि गोबी नृत्य होता है, और मेघालय में नोनाक्रेम तथा मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य और बधाई नृत्य जो है कि काफ़ी प्रमुख है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली से ले आया था, तो FST थे, फिरोज तुगलक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन्होंने जो है कि जो सम्राट अशोक के कई सारे जो शिलालेख थे, खासकर जो मेरठ और टोपरा वाला जो था उसको जो है कि दिल्ली शिफ्ट किया था। मेरठ और टोपरा शिलालेख ये आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक
ये सल्तनत कालीन जो है कि एक किंग तो नहीं कहेंगे, एम्परर थे, राजा थे, दिल्ली सुल्तान थे, एक तरीके से सुल्तान शब्द यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।